नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी के अवस्थ जी को इसमें। तो दोस्तों आज जो है कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए जो आप सभी को बीबीआई क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा था, उसमें हम सभी 14 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके थे। आज जो है कि 15वां प्रैक्टिस सेट नंबर हम सभी कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें आप सभी को विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और हिंदी का सेक्शन कंप्लीट करवाया जाता है, जो बिल्कुल आपके एग्जाम सिलेबस पर आधारित है। देखिए, इसमें उन्हीं प्रश्नों को हम कंप्लीट करवा रहे हैं जो बिल्कुल एक्सपेक्टेड प्रश्न हैं, जहां से डायरेक्ट आपके पेपर में हिट करेगा प्रश्न। तो आप सभी इन प्रश्नों को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और एक्स्ट्रा चीजें आपको जितना बताएंगे उसे भी आप सभी कवर करते चलिएगा, क्योंकि आयोग आसपास से प्रश्न को पूछता है। तो आप आराम से पेपर में हैंडल करके बना लीजिएगा, आपको दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, आपका एक लाइक मोटिवेट कराता है फ्रेंड, तो लाइक करके अपना प्यार इस वीडियो को जरूर दीजिएगा आप सभी। तो चलिए शुरू करते हैं। और देखिए, आप सबको बताना चाहते हैं, बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए एप्लीकेशन पे जो क्लासेस चल रहा था, उसमें अभी हम 50% ऑफ किए हुए थे। वो ऑफ आज तक अवेलेबल है ऑफर, ठीक है। अभी भी आपको 199 रुपया में कोर्स मिल जाएगा, जो 399 का था। तो जाइए ज्वाइन कीजिए और तैयारी कीजिए। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिए हैं। अन्यथा एप्लीकेशन का नाम सक्सेस योद्धा है, प्ले स्टोर पर जाइएगा, वहां से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा आप सभी। तो सबसे पहले आज की सेशन को हमसे शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध में कुल कितने देशों ने भाग लिया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुल 37 देशों ने भाग लिया था। ध्यान रखिएगा आप सभी। देखिए, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि पहला विश्व युद्ध शुरू कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1914 में शुरू हुआ था और ये आपका 1918 तक चला था। ध्यान रखिएगा। वहीं पर अगर दूसरा विश्व युद्ध की बात किया जाए तो ये आपका 1939 में शुरू हुआ था और ये आपका 1945 तक चला था। ध्यान रखिएगा आप सभी। कब तक चला था जी? 1945 तक चला था, जब जापान पर बम गिरा दिया गया था अमेरिका के द्वारा। उसके बाद जो है कि ये युद्ध समाप्त हो गया था। याद रखिएगा आप सभी कुछ पॉइंट को कि दुनिया में दो सबसे विनाशकारी युद्ध हुआ था, पहला और दूसरा विश्व युद्ध, जिन्होंने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। प्रथम विश्व युद्ध के फ्रेंड 1914 से 18 तक चला था, जिसे हम सभी महान युद्ध के नाम से जानते हैं। यह मित्र देश की शक्ति और केंद्रीय शक्तियों के बीच में लड़ा गया था। वहीं पर अगर दूसरा विश्व युद्ध की बात किया जाए तो ये 1939 से 45 तक चला था। यह लड़ा गया था धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र के बीच में, जो कि दो एक लड़ाकू राष्ट्र थे, दोनों राष्ट्रों के बीच में हुआ था। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा देश धुरी राष्ट्र में था और कौन सा देश जो है कि मित्र राष्ट्र में शामिल था। तो आपसे नोट कर लीजिएगा, जहां से क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जा सकता है कि कौन धुरी राष्ट्र था और कौन मित्र राष्ट्र में शामिल था। तो देखिए, जर्मनी जो है, याद रखिएगा आप सभी, जर्मनी हो गया, इटली हो गया और जापान हो गया, ये धुरी राष्ट्रों में शामिल था, ये ध्यान रखिएगा आप सभी। जबकि मित्र राष्ट्र में कौन था? संयुक्त राज्य अमेरिका था, ग्रेट ब्रिटेन था, फ्रांस था और रूस था। ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा तो याद रखिएगा आप सभी, पूछ लिया जाएगा कि निम्न में से कौन सा धुरी राष्ट्रों में शामिल देश था। तो याद कर लीजिएगा आप सभी, बता दीजिएगा आंसर को। ध्यान रखिएगा आप सभी। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा आप सभी। तो क्वेश्चन है कि अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के नागासाकी शहर में किस नामक परमाणु बम को गिराया था। देखिए, नागासाकी पर जो गिराया गया था परमाणु बम, वो आपका 9 अगस्त को गिराया गया था। ध्यान रखिएगा, 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था, जिसका नाम क्या था? फैटमैन था। ध्यान रखिएगा आप सभी, जो कि कह सकते हैं प्लूटोनियम 239 नामक बम गिराया गया था, जिसका नाम रखा था फैटमैन। याद रखिएगा आप सभी। जबकि अगर 6 अगस्त की बात किया जाए, 6 अगस्त 1945 को कहां पर गिराया गया था? तो याद रखिएगा आप सभी, ये आपका हिरोशिमा में गिराया गया था, जिसका नाम क्या था? लिटिल बॉय था। यानी कि कह सकते हैं कि जापान का 2 महत्वपूर्ण शहर को उड़ा दिया गया था। इसके बाद ही क्या किया था? जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया था। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन ये है कि द्वितीय विश्व युद्ध कुल कितने वर्षों तक लड़ा गया था। देखिए, दूसरा विश्व युद्ध शुरू कब हुआ था? 1939 में शुरू हुआ था और यह आपका 1945 तक चला था। ध्यान रखिएगा, 1945 तक। तो कुल कितने वर्ष लड़ा गया? 6 वर्ष लड़ा गया था। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ उसके बाद याद रखिएगा कि जर्मनी ने 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था। तो जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कब किया था?
1 सितंबर 1939 को किया था। वहीं पर अगला पॉइंट नोट कीजिएगा, इसके 2 दिन के बाद जो है कि ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ जो है कि युद्ध की घोषणा की थी। किसने? ब्रिटिश और फ्रांस ने किया था। ध्यान रखिएगा आप सभी, किसके विरोध में? जर्मनी के विरोध में किया था। ध्यान रखिएगा, यानी कि जर्मनी के खिलाफ में किया था। और इसी ने जो है कि दूसरा विश्व युद्ध को चिन्हित किया था। ध्यान रखिएगा आप सभी। उसके बाद अगला पॉइंट नोट कीजिएगा कि परमाणु बमबारी के बाद जापान ने क्या किया था? आत्मसमर्पण कर दिया था, जो कि अमेरिका ने जापान का 2 शहर उड़ा दिया। उसके बाद जापान ने क्या किया था? आत्मसमर्पण कर दिया था और द्वितीय विश्व युद्ध आखिर में जाके क्या हो गया था? समाप्त हो गया था। तो इतना सब पॉइंट को नोट कर लीजिएगा आप सभी। अगला है कि प्रथम विश्व युद्ध कुल कितने वर्ष तक लड़ा गया था, यानी कि पहला विश्व युद्ध जो हुआ था ये कितने वर्ष तक चला था? 1914 में शुरू हुआ था और 18 तक चला था। तो ये 4 वर्ष लड़ा गया था। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? जब पहला विश्व युद्ध 1914 में चल रहा था तो उस समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? वुडरो विल्सन था। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कौन था जी? वुडरो विल्सन था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके पेपर में। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? 1939 में शुरू हुआ था। इस समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? ऑप्शन में बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रैंकलिन डिलानो रूजवेल्ट जो है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति था। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण था ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या। ध्यान रखिएगा आप सभी। ये जो है कि एक प्रमुख कारण था, जो ऑस्ट्रिया का राजकुमार था फर्डिनेंड, इसकी हत्या कर दिया गया था और यहीं से जो है कि प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। ध्यान रखिएगा आप सभी, याद रहेगा आप सभी को, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? फ्रेंड जितने भी जुड़े हुए हैं आप सभी सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा, इतना सा काम जरूर कर लीजिएगा। देखिए आप सभी के लिए हम 100% देते हैं, इतना मेहनत करके आप सभी के लिए हम कंटेंट तैयार कर रहे हैं ताकि आप पेपर में प्रश्न बेहतर तरीके से बना सके, आपका पेपर में प्रश्न छूटे ना। तो मेरा जो है 100% आपके लिए है। तो आपको सिर्फ क्या करना है, क्लास को लाइक करके कम से कम 1 से 2 ग्रुप में आप शेयर जरूर किया कीजिए अपने दोस्तों में जो भी तैयारी कर रहा है। प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएगा लॉयड जॉर्ज जो है ये प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। अगला है वर्साई की संधि कब हुआ था? चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा आप सभी। देखिए वर्साई की संधि की अगर बात किया जाए तो 28 जून 1919 को वर्साई की संधि हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। डेट को याद रखिएगा, डेट पूछा जा सकता है आपके पेपर में। तो वर्साई की संधि कब हुआ था? 28 जून 1919 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, प्रथम विश्व युद्ध का शुरुआत जो कि फ्रेंड ये कब हुआ था? यहाँ पर आप सभी 14 कर लीजिएगा सभी को, ये 18 लिखा हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक है, 14 कर लीजिएगा आप सभी। तो ये जो शुरू हुआ था 28 जुलाई 1914 को हुआ था। ध्यान रखिएगा आप सभी, कब हुआ था जी? 28 जुलाई 1914 को आपका पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ था। ध्यान रखिएगा आप सभी, और ये 1918 तक चला था। तो डेट के साथ में याद रखिएगा, हो सकता है अगर डेट के साथ में पूछ लिया जाए तो आंसर कर लीजिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, अफीम किस श्रेणी की दवा है? अफीम जो है ये किस श्रेणी की दवा है? अपसाधक है, याद रखिएगा आप सभी। क्या है? अपसाधक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। और अफीम में जो है कि आपका मॉर्फिन एल्कोलॉइड पाया जाता है। तो ये एक फैक्ट को याद रखिएगा जो आपके प्रश्न आ सकता है पेपर में, ध्यान दीजिएगा। क्या पाया जाता है? एल्कोलॉइड पाया जाता है, बात समझे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, एल्कोलॉइड कर लीजिएगा इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि एक वस्तु को उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर अगर 2f पर रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब डैश बनेगा। तो देखिए 2f पर यहाँ पर रखने की बात किया गया है। तो जब भी अगर 2f पर अगर रखा जाए तो इसका प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक होता है और समान आकार का बनता है। ठीक है, वास्तविक होगा और समान आकार का होगा। तो ऑप्शन में डी की तरफ हम सभी जा सकते थे, बात समझे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, जब हरी पत्ती पर सफेद प्रकाश डाला जाता है तब क्या होता है? जब हरी पत्ती पर सफेद प्रकाश डाला जाता है तब क्या होता है?
तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हरा रंग ज्यादातर पत्ती से परावर्तित हो जाता है, याद रखिएगा आप सभी। जब भी सफेद प्रकाश डाला जाएगा हरी पत्ती पे तो हरा रंग क्या हो जाएगा, परावर्तित हो जाएगा, जबकि अवशोषित हो जाएगा नीला, लाल, ये सभी अवशोषित हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सबसे भारी किरण है। देखिए सबसे भारी किरण की बात किया जाए तो ये आपका अल्फा हो जाएगा, ठीक है। अल्फा किरण सबसे भारी होता है, जबकि बीटा और गामा जो होता है ये सबसे हल्का होता है। बात समझे, ये आपका भारी, ये सबसे हल्का होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से किस कण में एक कण तरंग द्विपद है। देखिए इनमें से द्विपद की बात किया गया है तो आपका इलेक्ट्रॉन वाला में हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा आप सभी। और ये किसके द्वारा बताया गया था, डी ब्रोगली के द्वारा बताया गया था, याद रखिएगा आप सभी, डी ब्रोगली के द्वारा। चलिए अगला है कि एक ही आणविक और संरचनात्मक सूत्र वाले समावयन को कहा जाता है। तो इसे त्रिविम समावयन के रूप में जानते हैं, ऑप्शन में डी राइट आंसर होगा। चलिए अगला है क्वेश्चन है कि 18 कैरेट सोने में तांबे या चांदी जैसी अन्य धातु कितना प्रतिशत होता है। देखिए यहाँ पर 18 कैरेट की बात किया गया है, तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि शुद्ध 24 कैरेट का सोना होता है। पता है आप सभी को शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, 24 कैरेट का होता है, याद रखिएगा आप सभी। अगर वही बात किया जाए 18 कैरेट तो इसमें 75% जो होता है वह सोना होता है, 75% सोना होता है, लगभग 25% जो होता है वह अन्य धातु जैसे कि तांबा या चांदी होता है। तो इसका 25% करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से किस घर्षण में स्वयं समायोजी बल है। इनमें से कौन सा ऐसा घर्षण है जिसमें स्वयं समायोजी बल होगा। स्थैतिक घर्षण में, याद रखिएगा आप सभी, स्थैतिक घर्षण में स्वयं समायोजिक बल होता है। चलिए अगला है कि धोबन सोडा का समान नाम क्या है। देखिए धोबन सोडा का समान नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है। इसका सूत्र पूछा जाएगा आप सभी से, तो सूत्र याद रखिएगा आप सभी, Na2CO3 इंटू 10H2O होता है, याद रखिएगा आप सभी। क्या बताया आपको कि भैया Na2CO3 इंटू 10H2O इसका सूत्र होता है, बात समझे। और इसका उपयोग कहाँ पर होता है, धोबन सोडा का, जैसे कांच, साबुन, धुलाई पाउडर में बनाने में जो है कि इसका प्रयोग करते हैं। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से किसे मिश्रित ग्रंथि के रूप में जाना जाता है। देखिए अगर मिश्रित ग्रंथि की बात किया जाए तो आपको पता होगा पेनक्रियाज को, जिसे हम सभी अग्नाशय कहते हैं, इसे मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है क्योंकि ये बाह्य स्रावी की तरह और अंतःस्रावी दोनों के रूप में कार्य करता है, बात समझे। अच्छा, बाह्य स्रावी की यहाँ बात किया गया और अंतःस्रावी की बात किया गया है, तो यहाँ से प्रश्न आपके पेपर में आता है कि बताइए कि अंतःस्रावी ग्रंथि कौन कौन सा होता है। पता है आप सभी को अंतःस्रावी ग्रंथि जो होता है वो कौन कौन सी होती है, बताइए आप सभी। तो अंतःस्रावी ग्रंथि जिनकी नलिका नहीं होती है और ये क्या करती है, सीधे हार्मोन को रक्त में छोड़ती है, जैसे कह सकते हैं कि पीयूष ग्रंथि हो गया, बात समझे। ये आपका पीयूष ग्रंथि जो है ये आपका अंतःस्रावी ग्रंथि है। उसी प्रकार से एड्रिनल ग्रंथि जिसे लड़ो उड़ो हार्मोन कहा जाता है, ये भी अंतःस्रावी ग्रंथि है। उसी प्रकार से आपका थायराइड जो होता है या थायराइड कहते हैं इसे, ये भी आपका अंतःस्रावी ग्रंथि है। ये तीनों याद रखिएगा आप सभी, पीयूष ग्रंथि, एड्रिनल और थायराइड, ये सभी अंतःस्रावी ग्रंथि होता है। अगर वही बाह्य स्रावी की बात किया जाए या वही स्रावी की बात किया जाए कि वही स्रावी ग्रंथि कौन सा होता है, तो आप क्या बता सकते हैं वही स्रावी ग्रंथि। तो याद रखिएगा इसमें नालिका होती है और ये एंजाइम या स्राव शरीर की सतह या किसी अंग तक छोड़ती है, आपका बाह्य स्रावी ग्रंथि। इसका उदाहरण हो जाएगा लार ग्रंथि, ठीक है, ये बाह्य स्रावी है। पसीना ग्रंथि जो होता है, ठीक है, ये भी आपका बाह्य स्रावी ग्रंथि है। यकृत जो है ये भी आपका बाह्य स्रावी ग्रंथि है। यहाँ से एक प्रश्न आपके पेपर में आएगा, बात समझे, इसको याद रखिएगा आप सभी। अंतःस्रावी में बताएं कि पीयूष, एड्रिनल, थायराइड, बाह्य स्रावी में लार ग्रंथि, पसीना ग्रंथि और यकृत हो जाएगा, यकृत कीजिए इसको, यकृत, ठीक है। और जबकि मिश्रित ग्रंथि कौन सा है, अग्नाशय। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 6 है। यहाँ पर देखिएगा टाइपिंग थोड़ा सा एरर है, ठीक है। ये आपका पूरा है तरनी तनुजा तट तमाल, ठीक है। तट तमाल बहुछाय में कौन सा अलंकार है।
तरनी तनुजा, ठीक है, तरनी तनुजा तट तमाल बहुछाया में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर देखिएगा एक ही वर्ण का बार बार रिपीट हुआ है, ता ता ता, यहाँ देखिए ता 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 ता, ठीक है। तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो आपको क्या बताए थे कि एक ही वर्ण की आवृत्ति अगर बार बार हो तो वहां पर आपका अनुप्रास अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, हिंदी में अल्प विराम का चिन्ह क्या है? देखिए फ्रेंड, सभी सेशन को लाइक जरूर करते चलिएगा जितने भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, और जितना हम क्लास दे रहे हैं प्रॉपर इस क्लास को आप सभी कवर करते चलिएगा, क्योंकि ये क्लास वो चीज़ें आपको दिया जा रहा है जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। तो इतना कहेंगे कि जो चीज़ें हम आपको दे रहे हैं वो बेस्ट कंटेंट दे रहे हैं आपके लिए, ठीक है। बहुत मेहनत करके ये कंटेंट तैयार किया गया है ताकि आप पेपर में बेहतर प्रदर्शन कर पाएँ, हाईएस्ट स्कोर कर पाएँ। देखिए अल्प विराम की बात किया जाए तो ये वाला जो है ये अल्प विराम है। बात समझिए आप सभी, क्या है? अल्प विराम है। और अल्प विराम का प्रयोग कब होता है? थोड़े देर रुकने के लिए। जैसे राम श्याम, जो राम बोले तो राम के पीछे लगेगा अल्प विराम, समझे? राम हो गया तो यहाँ पर अल्प विराम लगेगा। उसी प्रकार से अगर यहाँ पर लिखते हैं राम श्याम और मोहन, ठीक है, और मोहन, तो यहाँ पर राम जो लिखे है यहाँ पर थोड़ा सा रुकने के लिए हमको अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करना पड़ा, उसके बाद श्याम और मोहन हो गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा? अल्प विराम होगा। अगला है आम खाया जाता है, कौन सा वाच्य होगा? देखिए आम खाया जाता है, यहाँ पर क्या हो रहा है? कार्य हो रहा है। बात समझे? तो यहाँ कौन सा वाच्य होगा? कर्म वाच्य होगा। कर्तरी वाच्य होगा? नहीं, गलत। भाव दिखा रहा है? नहीं। क्रिया? नहीं, कर्म वाच्य होगा। याद रखिएगा आप सभी। देखिए कर्म वाच्य में कार्यकर्ता पर ना पढ़कर कर्म पर पड़ता है, याद रखिएगा। कर्म वाच्य में क्या होता है? कार्यकर्ता पर ना पढ़ के कर्म पर पड़ता है। तो यहाँ पर आम जो है वो क्रिया का प्रभाव डाल रहा है। तो बात समझे आप सभी? तो ये क्या हो जाएगा? कर्म वाच्य होगा कि आम खाया जाता है, आम खाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 है कि जहां उपमेय की उपमान में समानता बताई जाए वहां होता है। तो देखिए एक फैक्ट को इसको याद रखिएगा, जब भी अगर प्रश्न आ जाए कि उपमेय में उपमान की समानता बताई जाए तो एक ही चीज ध्यान रखना है कि वहां उपमा अलंकार होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार होगा। उपमेय में उपमान की समानता, तो उपमा यहाँ पर देखिएगा, इसके आगे में भी उप लगा हुआ है, यहाँ पर भी उप लगा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी टिक कर लीजिएगा आप सभी। बात समझे? चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 है कि अद्भुत रस का अस्थाई भाव क्या होता है? देखिए अद्भुत रस के अस्थाई भाव की बात किया जाए, इसका अस्थाई भाव होता है विस्मय। क्या होता है? विस्मय होता है, याद रखिएगा। यानी कि अद्भुत रस में क्या होता है? आश्चर्य का भाव होता है। क्या होता है? आश्चर्य का भाव होता है। आश्चर्य का भाव आपको इसमें देखने के लिए मिलता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विस्मय होगा। चलिए अगला है घबराहट में प्रत्यय है। तो सबसे पहले तो ये बताना चाहिए कि प्रत्यय कब लगता है, क्या आगे लगता है शब्द के, ये पीछे लगता है। तो याद रखिएगा प्रत्यय किसी भी शब्द के पीछे में लगकर उसका स्वरूप को बदल देता है, जबकि उपसर्ग जो होता है किसी भी शब्द के आगे में लगता है। याद रखिएगा आप सभी, उपसर्ग किसी भी शब्द के आगे में, प्रत्यय किसी भी शब्द के पीछे में। तो यहाँ पर देखिएगा घबराहट, यहाँ पर क्या हो जाएगा? आहट। आहट आप सभी उच्चारण करके देखिए, घबराहट, आहट, आहट। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा आप सभी, बात समझे? चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है? देखिए शब्द अलंकार कौन कौन सा होता है पता है आप सभी को? जैसे कह सकते हैं कि अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास जो है ये शब्द अलंकार है। यमक जो है ये भी शब्द अलंकार है। उसके पर उसी प्रकार से श्लेष अलंकार जो ये भी शब्द अलंकार है। तो शब्द अलंकार इनमें से कौन सा नहीं है? देखिए अनुप्रास हो गया, यमक हो गया, श्लेष हो गया, ये सभी शब्द अलंकार है। नहीं है कौन सा? रूपक अलंकार। ये शब्द अलंकार नहीं हो जाएगा, ये भावालंकार है। याद रखिएगा आप सभी, क्या है? भावा अलंकार है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्न में से दंत ध्वनि कौन सी है? तो देखिए दंत से बोले जाने वाली ध्वनि ना हो जाएगा। जैसे कह सकते कि ता, था, दा, धा, ना। उच्चारण करके देखिए, बोलिएगा तो जीभ जो है आपका दांत में सटेगा। ता, था, दा, धा, ना, ठीक है। तो ता वर्ग जितने भी हैं ये आपका दंत से बोली जाने वाली ध्वनियां हैं। चलिए अगला है छंद कितने प्रकार के होते हैं? 14 नंबर का राइट आंसर कीजिएगा आप सभी। तो बताइए तो छंद कितने प्रकार के होते हैं? क्या छंद 2 प्रकार के होते हैं? नहीं भैया, गलत बात। तब 4 प्रकार के हो सकते हैं? नहीं। 5 नहीं, 3 प्रकार के होते हैं। अच्छा 3 प्रकार का कौन कौन सा होता है? तो पहला आप लिखिएगा, एक होता है आपका वर्णिक छंद। कौन सा होता है? वर्णिक हो जाएगा। अच्छा दूसरा कौन सा हो जाएगा? दूसरा एक आपका मात्रिक छंद होता है। क्या होता है? मात्रिक। तीसरा कौन सा होता है?
अर्धमात्रिक होता है, याद रखिएगा आप सभी, या अर्धसम भी कहा जाता है इसको, अर्धसम छंद होता है। तो 3 बताएं, वर्णिक, मात्रिक या अर्धसम हो जाएगा। तो छंद के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। छंद का क्या और छंद का कार्य क्या होता है? तो छंद कविता की लय और गति को निर्धारित करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। सेशन को लाइक आपसे जरूर करते चलिएगा, जितने भी हैं। क्लास कर लेते हैं पर क्लास को लाइक करने के लिए आपसे भूल जाते हैं, तो ऐसा मत किया कीजिए, क्लास को लाइक जरूर कर लिया कीजिए आप सभी। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? देखिए, अगर जब भी स्त्रीलिंग की बात किया जाए, जहां पर भी पीछे में ता हो गया या इस शब्द आपको देखने के लिए मिल जाए, वो आपका स्त्रीलिंग शब्द होता है। ठीक है, तो इसमें ता कहाँ देख रहे हैं? ये वाला देखिए, यहाँ ता दिखाई देगा आपको, ये सुंदरता, ये क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है, ध्यान दीजिएगा। उसी प्रकार से कह सकते हैं कि गरिमा, ठीक है, ये भी आपका स्त्रीलिंग शब्द है। उसी प्रकार से कह सकते हैं कि मधुरी, ये भी स्त्रीलिंग शब्द है। सुंदरता तो आपको बता ही दिए कि ये आपका स्त्रीलिंग शब्द है, वो बहुत सुंदर है। उच्चारण करके देखिए, सुंदरता आ गई, आ गई क्या है? स्त्रीलिंग है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? देखिए, यहां पर पुल्लिंग की बात किया गया है, तो बता सकते हैं क्या आशा पुल्लिंग है? आशा लगा के बैठी हुई है, ये स्त्रीलिंग शब्द है। तब गरिमा पुल्लिंग हो सकता है? नहीं, गरिमा स्त्रीलिंग है। तब आज्ञा, आज्ञा दी जाती है, ये क्या है? स्त्रीलिंग है। सागर, सागर बहुत बड़ा है, ये क्या है? पुल्लिंग शब्द, याद रखिएगा आप सभी। बात समझे? जहां पर भी आपको जल स्रोत, पर्वत आदि मिले, वो आपका पुल्लिंग शब्द होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में ही किया जाता है? बता सकते हैं इनमें से कौन सा शब्द है जिसका प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है, वो एक वचन नहीं हो सकता है? क्या लगता है? गाय, गाय बहुवचन है? नहीं, गाय एक वचन होगा। तब बहन, ये भी एक वचन है, बहने बहुवचन होगा। ताला बहुवचन है? नहीं, एक वचन है। दर्शन, दर्शन ये क्या आपका? बहुवचन होगा। जैसे कह सकते हैं कि इसका उच्चारण कीजिएगा, उनके दर्शन हुए। किनके? उनके दर्शन हुए। ठीक है, तो ये आपका बहुवचन है। बात समझे? चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सर्वनाम है? देखिए, सर्वनाम में क्या बताए थे कि जैसे यह हो गया, वह हो गया, ठीक है, ये सभी आपका सर्वनाम है। मैं हो गया, तुम हो गया, ये सभी सर्वनाम शब्द हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है कि निम्न में से विशेषण है। देखिए, विशेषण किसी भी चीज की विशेषता बताया जाए, जैसे काली हो गया, नया हो गया, पुराना हो गया, ठीक है, ये सभी क्या है? विशेषता है। कह सकते हैं कि ये घर अभी नया है, तो घर की विशेषता क्या है? कि घर अभी नया है। कह सकते हैं कि ये गाय काली है, तो गाय की विशेषता क्या है? कि वो गाय काली है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? नया, नया शब्द जो है ये आपका विशेषण शब्द है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सीता सो रही थी, वाक्य काल क्या होगा? देखिए, यहाँ पर सीता सो रही थी, यानी कि अभी वो कार्य आपका चल ही रहा है, यानी कि वो कार्य पूरा नहीं हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा? भूतकाल तो होगा। क्या समान भूतकाल होगा? क्या पूर्ण भूतकाल होगा? नहीं, कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ है, तो पूर्ण भूतकाल हो ही नहीं सकता है। तब अपूर्ण भूतकाल हो सकता है? हाँ, हो सकता है। उसके बाद है एक संदिग्ध भूतकाल, यानी कि यहाँ पर संदेह हो रहा है कि सीता सो रही होगी, ये संदेह नहीं है ना, ये भी गलत हो जाएगा। समान भूतकाल है, ये भी नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा? अपूर्ण भूतकाल होगा, क्योंकि यहाँ पर अभी कार्य हो ही रहा है। सीता सो रही थी, ध्यान दीजिएगा, सो ही रही थी अभी, यानी कि अभी ये कार्य पूर्ण नहीं हुआ है, तो हम सभी कह सकते हैं कि अपूर्ण भूतकाल होगा। बात समझे? जहां पर हो गया, रहा हो गया, ठीक है, जहां पर भी आपको रहा हो गया, रही हो गया या रहे हो गया, प्लस में साथ में कह सकते हैं कि आपको था हो गया, थे हो गया, या कह सकते थी हो गया, ये सभी आपका कह सकते हैं अपूर्ण भूतकाल का संकेत है।